नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। बचपन से मैं ये सुनता भी आ रहा हूं, देखता भी आ रहा हूं, पढ़ता भी आ रहा हूं कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। 67% पॉपुलेशन जो है हमारी वो बिला वास्ता या बिलवास्ता तौर पर एग्रीकल्चर के शोबे से जुड़ी हुई है। साथ साथ हमारी इंडस्ट्री भी जो है उसके लिए जो इनपुट आ रही है वो भी जो है वो एग्रीकल्चर से आ रही है। ये सिंधु घाटी की कदीम तहज़ीब है, उसका भी मुकम्मल इन्हिसार जो है वो एग्रीकल्चर पे रहा है, क्योंकि ये ज़मीन जो है ये मशहूर भी इसलिए रही है कि यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा सॉइल जो है फर्टाइल है। बात बात के ऊपर गुफ्तगू जो है उसका महवर एग्रीकल्चर बन जाता है, लेकिन अभी भी इस मुल्क के अंदर एग्रीकल्चर पॉलिसी वाज़ेह नहीं। जहाँ सारी दुनिया मैकेनाइज्ड फार्मिंग की जानिब जा चुकी है और तरह तरह की मशीनें हमें टेलीविज़न पर दिखाई जाती थीं कि जनाब वो ये कंबाइन होता है और ये होता है और फलां होता है, वहाँ पर मैं आज भी देखता हूँ कि वो प्रिमिटिव मेथड्स जो हैं वो यूज़ किए जा रहे हैं फार्मिंग के, जो तुस्के बाबरी में लिखे हुए थे। यानी बाबर बादशाह ने जिस दौर में हिंदुस्तान में दाखिला किया था उस ज़माने में जो चीज़ें यूज़ की जाती थी। पानी का एक अलहदा मसला है, बहुत बड़ा मसला है। उस मसले को किस तरह से हमने हल करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। एक मुख्तसर सी ब्रेक लेनी है हमने, उसके बाद मेहमान को शामिल गुफ्तगू करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे मुल्क के अंदर एग्रीकल्चरल पॉलिसी क्यों डिवाइस नहीं की गई और अगर करनी है तो उसमें क्या क्या नुकात होने चाहिए। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी थी। ब्रेक पे जाने से पहले हम आपसे बात कर रहे थे जनाबे वाला कि हमारे मुल्क के अंदर जो है वो ज़राअत के शोबे के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस डाली जाती है, जब तक कि एकेडमिक बातें हो रही हों या फिर हमारे यहाँ जिसे हम कहते हैं ड्राइंग रूम टॉक हो रही हो या हम बैनुल अक़वामी सतह पर जाकर बात कर रहे हैं। लेकिन जब पॉलिसी की बात आती है तो मेरे ख़्याल एग्रीकल्चर बैक बर्नर में चला जाता है और कहीं पीछे की सीट पर उसे रख दिया जाता है, कहीं भुला दिया जाता है, उसके मुतालिक ज़्यादा बात नहीं की जाती। आज मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। जनाब डॉक्टर सैयद नदीम कमर साहब, साबिक सदर रहे हैं सिंध चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर के। इनको वेलकम करता हूँ और इनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर हमारे मुल्क के अंदर ज़राअत के शोबे में जो है वो ज़्यादा कोई मैं जिद्दत नहीं देख रहा, इसके अलावा मैं सिर्फ पसे पुश देख रहा हूँ। राइट, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ। देखें, आयरनी ये है कि हम एक एग्रीकल्चर कंट्री हैं, एक ज़रई मुल्क हैं और हमें ज़राअत पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और अब दुनिया में इस्टेब्लिश्ड है कि फ्यूचर में जो है ना, आगे चल के भी फ्यूचर इन्हीं चीज़ों का होगा। यानी कि जो लोग ज़राअत में, जो ममालिक ज़राअत में अच्छा कर रहे होंगे, जिनकी एग्रीकल्चरल यील्ड्स जो है ना वो बेहतर होंगी, वही तरक्की करेंगे। फूड सिक्योरिटी का टाइम आ रहा है और ये मुल्क इतना बेहतरीन है, यहाँ जो हम वीट प्रोड्यूस करते हैं वो टॉप क्वालिटी वीट है। आपको पता है कि पाकिस्तान की जो वीट प्रोडक्शन की जो क्वालिटी है वो इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। इवन टुडे क्वालिटी की बात कर रहा हूँ मैं तो। और राइस जो हमारी है वो सारी की सारी तकरीबन एक्सपोर्ट होती है। तो अगर फ्यूचर इन्हीं क्रॉप्स का है और हमारे पास इतना ज़बरदस्त पोटेंशियल है, आपको पता है दूसरे ममालिक आके ऑफ़र करते हैं कि हम आपके मुल्क में गंदम ग्रो करें। ये आपने सुना होगा ना, मिडल ईस्ट वगैरह से लोग आते हैं कि ज़मीनें दें, हम यहाँ आके ग्रो करें वीट, क्योंकि यहाँ की बहुत आइडियल इन्वायरमेंट है इन चीज़ों के लिए। तो हमें इवन फॉर फ्यूचर, चलो पास्ट तो जो हुआ सो हुआ, फॉर फ्यूचर इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर पर फोकस रखें। अच्छा, मुझे एक चीज़ का आप बताएं, निगलेक्टेड है, कितनी निगलेक्टेड है? लेवल ऑफ निगलेक्ट मुझे बताएं ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, मैं जानना चाहता हूँ। देखें, मेरा ख्याल है कि 8 to 9 तो निगलेक्टेड है, वेरी, यानी बहुत ज़्यादा वेरी हाई है। या अनफॉर्चुनेटली कभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर को अच्छी तरह से गौर करके एक बड़ी इंडस्ट्री बनाने की कोशिश नहीं की गई।
आपको जीडीपी हमारी जो है होती है, इसको ये कहते हैं कि 22-23% एग्रीकल्चर है। मैं नहीं एग्री करता, 80% एग्रीकल्चर है। देखें आपकी सारी टेक्सटाइल एग्रीकल्चर बेस्ड है। आपकी जितनी भी यहाँ पे इंडस्ट्रीज़, ज़्यादातर शुगर केन है, शुगर इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल है, और भी जितनी इंडस्ट्री है वो तो सारी की सारी आपकी एग्रीकल्चर बेस्ड है। वैसे तो आइडियली हमारे यहाँ एडिबल ऑयल भी जो है वो भी एग्रीकल्चर बेस्ड होना चाहिए, लेकिन है नहीं। एग्जैक्टली। तो हमारी, मैं तो कहता हूँ हमारी जीडीपी का 80% एग्रीकल्चर है। अगर हम उस सेक्टर पे फोकस नहीं करेंगे, देखिए मसला ये होता है कि अनफॉर्चुनेटली डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के और डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं, लॉबिस्ट हैं, वो ओवरकम कर जाते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर इग्नोर रहा है, और एग्रीकल्चर सेक्टर शायद इसलिए भी इग्नोर रहा है कि उसकी रीच जो है ना इस्लामाबाद तक नहीं है ज़्यादा, क्योंकि लोग देहातों के लोग होते हैं, वो अपने इलाकों में रहते हैं। आई थिंक इसको ऑर्गेनाइज करके बड़ी सी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हमारी जैसे चैम्बर थी, या जॉइंटली मिलके एक बड़ा फोरम बनाना चाहिए, और इसमें आपका भी साथ होना चाहिए, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि ये तबाह हो जाएगा। एग्रीकल्चरिस्ट पार्लियामान में तो बैठे हुए हैं। आपकी बात जुज़वी तौर पे मान सकता हूं मैं कि शायद जो हमारे ज़राअत के शोबे से वाबस्ता किसान तो वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, लेकिन लोग जो पार्लियामान में बैठे हुए हैं सब जी, उनको भी जागीरदार हैं, खाते पीते लोग हैं। उनको भी आवाज़ उठानी चाहिए एग्रीकल्चर के लिए, और उनमें सिर्फ चंद हैं, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, सिर्फ चंद हैं जो एग्रीकल्चर की बात करते हैं, पानी की डेफिशिएंसी की बात करते हैं, बहुत थोड़े से हैं। दूसरे मसाइल पे टाइम ज़्यादा ज़ाया किया जाता है, मेरा ये ख्याल है। तो पानी का मसला आपने उठा दिया, मैंने कहा आगाज़ में आपसे पूछ लूँ। देखें जी, मसला ये है कि इज़ वाटर, की इज़ वाटर, ये है पहला मसला भी यही है, और सबसे बड़ा मसला भी यही है। और इस पे पानी नहीं है, एग्रीकल्चर नहीं है। पानी अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है एग्रीकल्चर सेक्टर। अच्छा, पानी में आपको बताऊं, देखिए मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि पानी हम लोग ज़ाया करते हैं। 45% ऑफ द वाटर इन पाकिस्तान इज़ वेस्टेड इन सीपेजेस, अब्यूज़, ठीक है ना। देखिए दुनिया सारी, ये इरिगेशन वाला पानी, मैं इरिगेशन वाले पानी की बात करता हूँ। पानी का सीपेज कितना है, दुनिया सारी पानी को कैसे कंजर्व करती है। आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, आप हॉलैंड चले जाएं, पानी लोगों को पैसे देके मिलता है। वो पैसे लेते हैं, इतने घंटे का पानी हमने आपको दिया, आपने उसको उतना बेचा। इसको वेरी कंट्रोल तरीके से चलाते हैं, क्योंकि पानी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और सारे मालिक के लिए पानी बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे पास देखें दरिया में आता है पानी, ठीक है, दरिया से लीकेजेस होती हैं, ठीक है, सीपेजेस होती हैं, पानी सारा ड्रेन हो जाता है। थेफ्ट भी होती है जी, थेफ्ट भी होती है, थेफ्ट तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन लीकेज यानी सीपेज की वजह से पानी वेस्ट होता है। कैनाल्स में आके वहाँ पे सीपेजेस की वजह से वेस्ट होता है। फिर जो वाटर कोर्सेज हैं वो भी लाइंड अगर नहीं है तो वहाँ भी सीपेज में जा रहा है। उसके बाद फ्लड इरिगेशन हो रही है। फ्लड इरिगेशन का तरीका बहुत ही गलत है हमारे जैसे ममालिक में, जहाँ पानी की जो है वो कमी है। तो बहुत खुश होते हैं जनाब, सैलाब आने वाला है, अब तो जनाब सैलाब से पानी आएगा और उतनी देर छुट्टियां कर लें। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लोग कह देते हैं सर इस तरह की बात। देखें इस वक्त वो दौर आ गया है कि पानी को हमें बचाना है, कंजर्व करना है वाटर को। वाटर कंजर्व कैसे करें? अगर आप बैकवर्ड चलें, देखिए ड्रिप इरिगेशन को बहुत कॉमन करना पड़ेगा पाकिस्तान में। देखिए आप जॉर्डन नहीं, वही तो मैं आ रहा हूँ इस पर। देखें जॉर्डन के पास कोई पानी नहीं है, लेकिन आप चले जाएं जॉर्डन में ड्रिप पर वो बनाना भी लगा के बैठे हुए हैं। मैंने खुद देखा है और मैं हैरान हूँ। देखें तो ड्रिप इरिगेशन को, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रिप इरिगेशन सिस्टम शुड बी मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान। आप लोकल बनाएं, ठीक है। उसके बाद आप इनको सब्सिडाइज दें इस तरह से कि जो आम किसान है, ज़मींदार है, जो आम छोटा, उसको वो 5,000 10,000 रुपया एकड़ मैक्सिमम वो सिस्टम पड़े। देखिए आप उसको प्रैक्टिकल बनाएं और आप कर सकते हैं। ये चीज़ आप कर सकते हैं, डुएबल है, 100% डुएबल है। हमने सिंध चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर ने प्लान्स दिए हैं गवर्नमेंट को कि ये जो है वो ड्रिप इरिगेशन आप लोकली मैन्युफैक्चर करें और फिर उस पर सब्सिडी देके ग्रोअर्स को दें। ये लाइफ लाइन है हमारी। अच्छा आपको मैं बताऊं, बैनुल-अक़वामी तहकीक ये कहती है कि ये जो इंडस वैली है, सिंधु घाटी है, इंडस बेसन, वन ऑफ द मोस्ट थ्रेटन्ड वाटर रिसोर्स इन द वर्ल्ड। एग्जैक्टली है अभी इस वक्त। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये स्पोरेडिक ड्राउट्स आएंगे, राइट, और स्पोरेडिक फ्लड्स आएंगे। बिल्कुल, ये आपने भी पढ़ी होगी।
मैं इस पे थोड़ा सा एलेबोरेशन करूँ, क्योंकि मेरा ख्याल है कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पता नहीं लोगों क्यों हमारे हायर अप्स को ये क्यों इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। आइडिया सबको है, पता सबको है, लेकिन मैं इसको ज़रूर एम्फोसाइज करना चाहता हूँ कि देखें, ड्रिप इरिगेशन लोकल मैन्युफैक्चर करें, इसको सब्सिडी पे ग्रोअर्स को दें। जितने भी वाटर कोर्सेज हैं पाकिस्तान में, सबकी लाइनिंग होनी चाहिए। जितने भी कैनाल्स हैं, मेजर कैनाल्स हैं, जो मेजर कैनाल्स हैं, उनकी लाइनिंग होनी चाहिए। बहुत सारे हुए पुश्ते जिसे ये लोग कहते हैं, पुश्ते बनाना, जो मैं समझू पक्का करना उसको कोने में, ताकि पानी जो है वो जज्ब ना हो जाए उसके। ये काफ़ी हद तक ये काम हुआ भी है, ये नहीं है कि नहीं हुआ, काफ़ी हद तक लाइनिंग का काम हुआ भी है। बहुत सारे लोगों ने ये भी प्रपोजल दिए हैं कि आप मुख्तलिफ रिसोर्सेज तरीक़ों से इवन आपकी इंडस रिवर को कहीं कहीं लाइन कर सकते हैं, रिवर को भी कर सकते हैं। सिंपलर मेथड्स, मेम्ब्रेन्स के थ्रू लेआउट करके पानी, एक एक कतरा पानी का इम्पोर्टेंट है। तो वाटर कंजर्वेशन लोगों को सिखाना। दूसरा, इसके अलावा आप ऐसे सीड्स भी ले आएँ अब जिनमें पानी की ज़रूरत कम है। ऐसी सीड्स होती हैं दुनिया में कि जी ये जो फसल जो है, ये सीड जो है वो इसको पानी की कम ज़रूरत है, ठीक है ना। अब हम लोग तो माशाल्लाह केले पे एम्फेसिस है, शुगर केन पे एम्फेसिस है, जो राइस पर जो वेरी हाई वाटर रिक्वायरिंग क्रॉप्स हैं हमारे, तो ये हमको जाना पड़ेगा उन क्रॉप्स के ऊपर जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट कम है, और ऐसी सीड्स पर जो पानी कम जिनको ज़रूरत है, वो वैरायटियाँ भी तो तलाश करनी पड़ेगी। वही तो कह रहा हूँ ना, वैरायटीज़ की। देखिए, आपको पता है कि चाइना सेलाइन वाटर पे अपना राइस करता है, वीट करता है, कन्वर्ट करके सेलाइन राइस और वीट भी कर रहा है। जी बिल्कुल, ब्रैकिश वाटर पर, जी बिल्कुल, समंदर के पानी पर, नमकीन पानी पे। तो ऐसी वैरायटीज़ हैं उनके पास, तो हम ये हमें भी दे दें जी। हमारे बड़े मसले मसाइल हैं यहाँ पर। बिल्कुल, हमें हर किस्म जहाँ से भी पानी मिलता है, चाहे वो समंदर से हो, चाहे वो अंडरग्राउंड हो, चाहे वो, उसको कन्वर्ट करना है। अब आप देखें, आप थर में चले जाएं, जो थर में जो एंग्रो वालों का है, वहाँ सेलाइन एग्रीकल्चर कर रहे हैं, वो सब्जियां ग्रो कर रहे हैं सेलाइन एग्रीकल्चर पे। आपने अगर देखा वो ये कोयले की कान में से जो पानी पंप कर करके निकाल रहे, जो मुझे समझ में आई थी बात, उससे जो आरओ प्लांट्स लगा के उनको जो है ना कन्वर्ट करके और उनको सेलाइन कह रहे हैं, उसकी कोई लेक भी बना ली है उन्होंने, जहाँ पर वो फिश पॉन्ड्स भी हैं। अगर एक थर में एक कोई कर सकता है तो पूरे पाकिस्तान में क्यों नहीं। लेकिन ये अगेन बात है कि इमरजेंसी बेसिस पे, वॉर फुटिंग पे, एक प्रॉपर पॉलिसी के साथ और उस पर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करके इसको किया जाए। अब आप देखते हैं ना, क्लाइमेट चेंज भी आ रहा है, ये भी मैं आपको बता दूं। वो कह रहे हैं क्लाइमेट चेंज आएगा आपके मुल्क के अंदर, और वो हमें दिखाई भी दिया। बारिशें मेरे ख्याल कहीं निस्बत हुई नहीं, इस साल तो बारिश हुई ही नहीं। तो आप खुद देखें उसके बगैर कैसे होगा। एग्जैक्टली। सो आई थिंक पाकिस्तान के पानी की जो नंबर 1 सोल्यूशन है वो है कंजर्वेशन ऑफ वाटर। वेस्टेजेस को बिल्कुल लिमिट करना, ताकि जितना भी पानी आ रहा है हमारे पास, उसको हम अप्रोप्रिएटली यूज़ करें। ये बड़ी अहम बात आपने की है। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मैं वापस आऊँगा। मुस्तकबिल में और भी आपने देखा होगा कि पानी के मौजू पे तो बड़े मुफस्सिल प्रोग्राम किए, और अब आके वापस ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मज़ीद एग्रीकल्चर के शोबे को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत को क्या क्या जो है वो विजन देनी पड़ेगी, किस तरह की पॉलिसियाँ मुरतब करनी पड़ेंगी। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है, बात कर रहे हैं हम ज़राअत के ऊपर। ज़राअत के मुतालिक गुफ्तगू बहुत होती है। मैं ब्रेक पे जाने से पहले भी यही बात कर रहा था, आगाज़ में भी यही कह रहा था। बार बार एक ही चीज़ हमारे माइंड के अंदर जो है ना वो ड्राइव इन की हुई है कि जनाब हम जो है ना वो 67% लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर के शोबे से मुंसलिक हैं। भाई उसके लिए कर क्या रहे हैं ये भी तो बताएँ। हमारे यहाँ टेक्सटाइल पॉलिसी आ रही है, हमारे यहाँ एक्सपोर्ट पॉलिसी डिवाइस की जा रही है। डॉक्टर सैयद नदीम कमर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये सारी पॉलिसियाँ तो बना रहे हैं, शुगर कैन वाले कहते हैं हमारे लिए भी पॉलिसी बनाओ और रेट भी खोलो, एग्रीकल्चर के लिए भी कोई पॉलिसी बनाओ। एग्रीकल्चर पानी के बगैर नहीं चलता, पानी का आपने वजाहत की, पैसे के बगैर भी नहीं चलता।
एग्रीकल्चरलिस्ट को आप चाह रहे हैं कि वो सेल्फ फाइनेंस, सेल्फ हेल्प बेसिस के ऊपर आपके मुल्क के अंदर एग्रीकल्चर करता रहे? ये मुमकिन नहीं है। पैसे कहाँ से आ रहे हैं, मुझे ये बताएं। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखें, गवर्नमेंट ने जब भी बैंक्स खोली, जैसे ज़राई तरक्याती बैंक ZTBL या इस किस्म की बैंक्स जो खुली फाइनेंस करने के लिए एग्रीकल्चर को, उन्होंने कभी एग्रीकल्चर को पर से फाइनेंस नहीं किया। देखिए, मैं आपको सिंपल बात बताऊँ, ग्राउंड रियलिटी की बात करें, अगर हम इंटीरियर सिंध में चले जाएं, इंटीरियर पंजाब में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, बैंक वाला एक किसान को बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं देता। नहीं, वो तो बड़ी सख्त बात की आपने। बिल्कुल बात नहीं करता उससे। वो उसको लोन क्या देखा, देखिए जो भी लोन्स दिए गए हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के नाम पर, वो एग्रो इंडस्ट्री को दिए गए हैं। एग्रो इंडस्ट्री, ये एग्रो इंडस्ट्री को, यानी प्रोसेसिंग के फेज से आगे के लोग। बिल्कुल वो इंडस्ट्रीज, वही तभी तो कह रहा हूँ कि 80% GDP हमारी है। जो अगर आप शुगर मिल लगाना चाह रहे हैं, अगर आप कोई कॉटन जिनिंग फैक्ट्री या इस किस्म के फैक्ट्रीज इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं जो एग्रो बेस्ड है, उसके लिए लोन्स दिए गए हैं। एग्रीकल्चर को पर से जो एग्रीकल्चर है खालिस, हाँ, यानी क्रॉप्स की प्रोडक्शन के लिए सीड फाइनेंसिंग बहुत लिमिटेड दी गई है। फर्टिलाइजर फाइनेंसिंग, देखिए उसमें इनका कहना ये है कि जी एग्रीकल्चर के लोन्स जो हैं वो उसमें NPL बहुत ज़्यादा है, यानी नॉन परफॉर्मिंग लोन्स, यानी रिटर्न्स अच्छे नहीं हैं। हमने इनको ये प्रूव करके दिखाया कि जब भी हमारी क्रॉप्स अच्छी हुई हैं, जब भी प्रोडक्शन अच्छी हुई और हमको रेट उसका अच्छा मिला है और हमारे साथ फेयरनेस हुई है, NPLs बहुत कम हो गए, यानी नॉन परफॉर्मिंग लोन्स बहुत कम हुए एग्रीकल्चर। भाई उनकी एक ख्वाहिश है, वो चाहते हैं या तो आप कॉर्पोरेटाइज हों या आप कोऑपरेटिव हों। मतलब ये मैं जनरली जानता हूं, बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जो लोग फाइनेंसिंग एक्सेस करना चाहते हैं उनके ऊपर ये लाजिम होता है। तो इन दोनों चीज़ों के अंदर शायद वो सोचते हैं कि आप लैग कर रहे हैं, इसलिए आप नहीं, बाकायदा किताबें नहीं। आप क्या करना चाह रहे हैं किसान को? यानी अगर आप इसी तरह से करेंगे तो आम पाकिस्तानी जो है किसान, वो कहाँ जाएगा, वो किस कॉर्पोरेट का पार्ट बनेगा? ये ऐसे नहीं होता, ये बहुत ही, यानी ये किताबों में अच्छी लगने वाली चीज़ें हैं, हकीकत में ग्राउंड रियलिटी फ़र्क है। ये तो हमारा मुल्क ख़त्म हो जाएगा फिर, अगर आपने 60-70% लोगों को कह दिया कि आप उसमें से जो 5% को एम्प्लॉय कर दिया, 60% को बोल दिया कि आप जी जाएं घर। इट्स डजंट वर्क लाइक दैट, ठीक है ना? आपको इन लोगों का ख्याल रखना पड़ेगा। जो भी बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स जो उनको देती हैं लोन्स एग्रीकल्चर सेक्टर में, उनकी बहुत हाई होती है उनकी इंटरेस्ट रेट्स, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। जो आम आदमी है उसको एंटरटेन नहीं करते गवर्नमेंट बैंक्स। तो इसको पूरे सिस्टम को इनको रिफॉर्म करना पड़ेगा और इस तरह से रिफॉर्म करना पड़ेगा कि आम किसान को बहुत उससे फ़ायदा हो। बट विद ऑल ड्यू अपॉलजी, बात यह है कि इनमें से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं कि खेती बाड़ी क्या होती है। इनको तो बड़े बड़े दफ्तर बड़े शहरों में पसंद होते हैं, इनको क्या पता वहाँ खेत खलियान में क्या काम होता है। इनको तो शायद विद ऑल ड्यू अपॉलजी इनको शायद पता ना हो कि खेत में खेती बाड़ी करने के लिए काम भी तो करना पड़ता है ना किसानों की तरह। तो सर बात तो ये है कि अनलेस उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, और इस तरह के लोग तो कम हैं। क्या कहते हैं आप? राइट। मैं तो ये भी कहता हूँ जो क्वालिफाइड लोग भी हैं, जिन्होंने इस शोबे में बाकायदा तालीम हासिल की हुई, ये नहीं किया कह सकते कि उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है। क्या कहते हैं आप? मैं एक बात कहूँ, देखें बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, इस बात से बात निकली है। तो देखें पाकिस्तान में इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज, वर्ल्ड बैंक और इस किस्म की एजेंसीज एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत पैसा देते हैं, ठीक है ना? पैसा वो कहाँ चला जाता है? मैं चिल्ला के थक गया हूँ इस पर। वो पैसा सेमिनार्स पे खर्च हो जाता है, कराची शहर में, होटल्स में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, वो उन लोगों की आने जाने में और हमारे लोगों के ट्रैवलिंग में ख़त्म हो जाता है। कैन यू बिलीव इट? कभी कभी तो लोन्स होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देती है इन पे, और वो मैंने इनको कहा कि देखो सिंपल बात है, देखो ये पैसा 100% ग्राउंड पर खर्च होना चाहिए। मैं कितनी दफ़ा कह चुका हूँ, मॉडल्स दे चुका हूँ कि डच मॉडल फॉलो करें, कोई भी दुनिया का मॉडल फॉलो करें। आप जो भी पैसा बाहर से आ रहा है, इसको लेट अस से कि 100 एकड़ का पैच लें हर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ खेती बाड़ी करें। आप मॉडर्न वेज में करें, मोस्ट मॉडर्न वेज ऑफ डूइंग एग्रीकल्चर, जिसमें सीड भी आप उनको सिखाएं, उसमें आप तरीक़ेकार सिखाएं, आप पानी का भी ड्रिप इरिगेशन इंट्रोड्यूस करें, आप इनको सिखाएं, एक मॉडल्स आप पैदा करें, वही उसी पैसे जो बाहर से आ रहा है, बजाय सेमिनार्स के
मॉडल्स पैदा करें, किसानों को दिखाएं। किसान हमारे मुल्क में ये है, सीइंग इज़ बिलीविंग। एक किसान जब देखेगा साथ वाला भी कि यार ये 100 एकड़ वाले की क्या प्रोडक्शन रही है, डेफिनेटली वो फॉलो करेगा। ठीक है ना। आप इस किस्म के मॉडल्स हर डिस्ट्रिक्ट में बनाएं। उसके बाद आप कॉर्पोरेट्स बनाएं इनकी। आप क्या करेंगे, ये 100 किसान हैं, 25 एकड़ से कम, फॉर एग्जांपल आप ले लें 100 किसान, उनसे कहें कि देखिए आप अफोर्ड नहीं कर सकते ट्रैक्टर, शेयर्ड रिसोर्स कर, हाँ शेयर्ड रिसोर्सेज कर दें। वही आप उनको सिखा के उसी को आप शेयर्ड रिसोर्सेज कर दें। देखें बहुत फ़र्क पड़ेगा। मैं बहुत डेस्परेटली हर फोरम पे मैं कहता हूँ कि प्लीज़ लर्न फ्रॉम द वर्ल्ड, दुनिया से सीखो। बिल्कुल। अगर देखिए बहुत, मैं थोड़ा सा बार बार डच मॉडल इसलिए कहता हूँ कि वो फ्लावर्स करते हैं। मैं पाकिस्तान में शायद बड़े से बड़े फ्लावर्स का ग्रोवर हूँ। मैंने बहुत स्टडी किया उस मॉडल को। आप कॉर्पोरेट फार्मिंग, इस छोटे किसान की कॉर्पोरेट फार्मिंग करें टू इम्प्रूव देयर यील्ड्स। उनको सिखाएं, आप सब सीख जाएंगे। आप करें ये, इसका इम्पैक्ट आएगा ना, इसका फ़र्क पड़ेगा। हज़ारों मिलियंस ऑफ डॉलर्स आए ना एग्रीकल्चर सेक्टर में पाकिस्तान के लिए, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ा? कोई इम्पैक्ट पड़ा? आपको कोई इंप्रूवमेंट नज़र आती है? नहीं आ रही ना। तो वाई डोंट वी थिंक अबाउट समथिंग न्यू? हम ऐसा कोई मैकेनिज्म लाएं जिसका इम्पैक्ट हो, हमारी ज़राअत मॉडर्नाइज हो जाए, टेक्निकली साउंड हो जाए, वाटर कंजर्व हो जाए। ये तो, इसमें देयर इज़ नो रॉकेट साइंस। नहीं, ये बिल्कुल अहम बात आपने की है। बात एक और है, असल में इशू ये है कि कॉस्मेटिक्स के ऊपर इतना जैसे आपने खर्च हो जाता है कि वो असल जो चीज़ है उसके ऊपर इतना ज़्यादा जो है वो एम्फेसिस रहता नहीं है। Exactly. और डिस्कशन ज़रूर होनी चाहिए और चीज़ों को टेबल पे ज़रूर आना चाहिए, लेकिन एम ये है कि वो फ्रैक्शन ऑफ दैट रिसोर्स शुड बी यूज्ड देयर, मेजॉरिटी ऑफ द रिसोर्स शुड बी यूज्ड ऑन ग्राउंड। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है कि वो वहाँ पर इस्तेमाल ही नहीं होती। राइट। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है। अब इशू आ गया कि किसान के बुनियादी कुछ मसाइल, हमारे यहाँ लोग क्योंकि बेसिक्स को समझते हैं, वो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों की जानिब जाते नहीं है। बट टेल यू द ट्रूथ, ये बड़ी कॉमन इश्यूज और चैलेंजेस हैं। हमारे यहाँ फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट है, राइट। हमारे यहाँ बड़ी बड़ी फर्टिलाइज़र कंपनियाँ भी मुनाफा भी कमाती हैं। मुझे ये बताएं कि उसका जो ओवरऑल आउटपुट हमें दिखाई देना चाहिए, क्या हमें दिखाई दे रहा है? हमारे यहाँ पेस्टिसाइड्स की तशहीर भी होती है, उनके मुतालिक बताया भी जाता है, लेकिन क्या उसका वो आउटपुट निकल के सामने आ रहा है कि नहीं, ये मैं आपसे मैं एक अर्ज़ करूं कि सारी दुनिया में एग्रीकल्चर सब्सिडी पे चलता है। यूरोपियन यूनियन 20-25 अरब डॉलर यूरो सब्सिडी देती है अपने ग्रोवर को। यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका 20 बिलियन से ज़्यादा सब्सिडी देती है एग्रीकल्चर को। मैंने तो सुना है ये पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान भी देता है, ऐसा मैंने सुना है। हिंदुस्तान हेवीली सब्सिडाइज करता है एग्रीकल्चर को, हेवीली सब्सिडाइज करता है, व्हिच इंपैक्ट्स क्रॉप प्राइसेस इन पाकिस्तान। एग्जैक्टली, है ना, कंप्लीटली। वो तो उस पर तो मैं अलग बात करने वाला था, अगर आप तो, लेकिन वो जो उस पर गुफ्तगू करेंगे हम आगे इंडिया के साथ तो हमारी पैरिटी होनी चाहिए। हमें कोई तो लेवल प्लेइंग फील्ड दें आप। देखिए फर्टिलाइजर की बात हो रही थी तो सब्सिडी की बात करते हैं तो कहते हैं बैनुल अक़वामी इदारे हमें कहते हैं सब्सिडी मत दो और ये हुकूमत पे बर्डन है, ये बात कह के ठीक है। मैंने जो सुना है आपके सामने बयान कर रहा हूं। एग्रीकल्चर सेक्टर विल बी डूम्ड इफ द एग्रीकल्चर इज नॉट प्रॉपर्ली सब्सिडाइज्ड। अगर प्रॉपर्ली, वर्ड प्रॉपर्ली पे भी एम्फसाइज। जी प्रॉपर्ली। देखिए जी, सब्सिडी देते हैं, यूरिया पे देते हैं 200, वो कंपनीज को दे देते हैं, ठीक है ना। वो पास ऑन करती है नहीं करती, आई डोंट नो, आई डोंट इवन नो दैट। लेकिन मैं आपको एक बड़ी आयरनी हुई हमारे साथ, आपके स्माइल भी था लेकिन आपने छुपा लिया। देखिए मैं एक बड़ी आयरनी हुई इस मुल्क में, एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक आयरनी हुई। ये हुआ ये कि हमारी एक बहुत बड़ी कंपनी है फर्टिलाइज़र की, उनको जो है वो कमिट किया गया कि आपको हम गैस देंगे, आप बहुत बड़ा प्लांट लगाएं यूरिया का, क्योंकि आपको पता है कि यूरिया जो है उसकी रॉ मटेरियल इज़ गैस, ठीक है ना, रॉ मटेरियल गैस है। तो वो लगाया गया कि जी आपको हम गैस देंगे प्लांट के लिए, आप यूरिया एक्सपोर्ट करें। उन्होंने इस ख्याल से, अच्छी आइडिया थी, वेरी गुड, फर्टिलाइज़र बनेगा, एक्सपोर्ट भी होगा पाकिस्तान की। अनफॉर्चुनेटली साइमल्टेनियसली CNG गैस स्टेशन भी खोल दी गई, तो गैस बची ही नहीं। फर्टिलाइज़र प्लांट को देने के लिए गैस बची ही नहीं, फर्टिलाइज़र प्लांट चला नहीं, बैठ गया। उन्होंने क्या किया कि यूरिया की बैग जो 870 रुपीज़ थी उस वक्त, उसको बढ़ा के 1700 पे लिया है। इसमें किसान का क्या कसूर? हम चिल्लाते रह गए भाई, अगर कहते हैं जी हमें लॉस हो रहा है, हम कमर्शियल कंपनी हैं, हमारा क्या कसूर कि आपको गैस नहीं दी गई? वो इतना बड़ा वो सेटबैक था एग्रीकल्चर को। आज दिन तक एग्रीकल्चर उसे रिकवर नहीं किया, बिकॉज लोगों ने फर्टिलाइज़र डालना ही छोड़ दिया।
मिनिमम कर दिया। डॉक्टर नदीम कमर साहब, मेरे पास आज वक्त मुख्तसर है, मौज़ूआत बहुत सारे हैं, आगे चल के मेरी ख्वाहिश यही होगी कि हम शोबे के ऊपर ज़्यादा गुफ्तगू कर सकें। अगर ये हमारे जीडीपी का इतना बड़ा प्रोपोर्शन है तो फिर उसकी प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए, इसके मसाइल के हल भी जो हैं वो निकलने चाहिए, और हुकूमतें चाहे वो किसी अदवार की भी हों उनको इसकी जानिब तवज्जो ज़्यादा से ज़्यादा देनी चाहिए। नाजरीन, वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।